Hello everyone. In this video we will learn about Eagles syndrome. तो इस सिंड्रोम के दूसरे बहुत से नाम है, तो सबसे पहले हम वो नाम देख लेते हैं कि इस सिंड्रोम के अदर नेम कौन कौन से हैं। तो ईगल सिंड्रोम का दूसरा नाम स्टाइल्जिया भी है, स्टाइलोहायोड सिंड्रोम भी है, स्टाइलॉइड सिंड्रोम भी है, एंड अगर ये आर्टरी को इन्वॉल्व करे तो उसे स्टाइलॉइड कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये है ईगल सिंड्रोम के दूसरे नाम। अब जनरली इसके दो फॉर्म होते हैं, टू फॉर्म होते हैं इसके। सबसे पहला है क्लासिक एंड दूसरा है वास्कुलर। ठीक है, इस सिंड्रोम में मेनली क्या होता है कि जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है ना हमारी, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मल स्टाइलॉइड प्रोसेस की लेंथ कितनी होती है? 25 mm होती है। बट अगर उसकी लेंथ 30 mm से ज़्यादा हो गई, मोर देन 30 mm हो गई, तो उसे इलोंगेटेड स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं। एंड वो इलोंगेटेड स्टाइलॉइड प्रोसेस जो होती है वो पेन कराती है। फिर क्या होता है कि उसके नज़दीक में ही कैरोटिड आर्टरी होती है, तो उस आर्टरी पे प्रेस करती है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए आप इतना जानिए कि नॉर्मल स्टाइलॉइड प्रोसेस की लेंथ होती है 25 mm, एंड अगर उसकी लेंथ 30 mm से ज़्यादा हो गई तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है वो किस में देखने को मिलती है? तो जनरली ये फीमेल्स में देखने को मिलती है, मोर देन 40 ईयर्स वाली जो फीमेल होती है ना, उन लोगों में। ठीक है, अब क्या होगा, वो जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होगी ना, आपको एनाटॉमी में वो तो पता ही होगा ना कि स्टाइलॉइड प्रोसेस हमारे फेस में कहाँ है। अगर नहीं पता तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिए। वो जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है ना, उसका एंगुलेशन अगर इंक्रीज़ हो गया, वो जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो गई एंटीरियरली एंड मीडियली, फिर वो जो इंक्रीज़ हो गई उसकी लेंथ, उसकी वजह से पेन होगा। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को, जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, उसके साइन एंड सिम्टम उनके क्या क्या होंगे? तो किस शार्प शूटिंग पेन, उसको शार्प पेन होगा। किस जगह पे पेन होगा? तो कि जो बैक ऑफ द थ्रोट, बेस ऑफ द टंग, ईयर, नेक एंड फेस, इन सब जगह पे उसको पेन होगा। फिर दूसरा क्या है? डिफ़िकल्टी इन द स्वॉलोइंग। ये जो साइन एंड सिम्टम मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम है। मैंने अभी आपको बताया ना कि इस डिसीज़ के 2 फॉर्म होते हैं, तो ये दोनों फॉर्म के कॉमन साइन एंड सिम्टम है। फिर उसको क्या होगा? स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होगी। फिर उसको अपने थ्रोट में कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट हो ना, ऐसे सेंसेशन आएंगे, सेंसेशन ऑफ हैविंग फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट। फिर क्या होगा कि अगर वो कुछ खाएगा, अपना नेक टर्न करेगा, तो भी उसको पेन होगा। एंड रिंगिंग एंड बजिंग सेंसेशन आएंगे ईयर में। रिंगिंग सेंसेशन आए कान में, उसको क्या बोलते हैं? हमने अभी लास्ट टू लास्ट वाला वीडियो देखा था ना, टिनाइटस बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये हो गए साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया ना कि उसके 2 फॉर्म्स होते हैं, क्लासिकल एंड वेस्कुलर। तो क्लासिकल फॉर्म जो है वो कि उसमें क्या होगा कि स्टाइलॉइड प्रोसेस तो हमारे दोनों साइड होगी ना, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड। पर क्लासिकल में क्या होगा कि वो जो स्टाइलॉइड प्रोसेस की लेंथ इंक्रीज हो गई थी मोर देन 30 mm, वो वन साइड ही होगा। ठीक है, जनरली वन साइड में ही होगा, रेयरली दोनों साइड में देखने को मिलेगा। फिर क्या है कि एक थ्योरी ये भी बताती है कि टॉन्सिलेक्टोमी के थोड़े साल बाद ये देखने को मिलता है। हम्म उसकी एक थियोरी है कि फाइब्रस टिश्यू का ग्रोथ होता है एंड ऑल, बट वो हमें नहीं जानना है। आप इतना जानिए कि टॉन्सिलेक्टोमी के कुछ साल बाद देखने को मिल सकता है ये। फिर क्या होगा कि रिफर्ड ओटालजिया देखने को मिलेगा। ओटालजिया का भी लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। क्या होगा कि ड्यू टू स्कार टिश्यू इन टॉन्सिलर फोसा, टॉन्सिलेक्टोमी कर दी है हमने, अब टॉन्सिलर फोसा में स्कार टिश्यू बनेगी। वो क्या करेगी तो कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है ना, उसकी ब्रांच को इनगल्फ कर जाएगी। ग्लोसोफेरेंजियल ब्रांच नर्व की ब्रांचेस वहाँ पे नहीं अपना काम कर पाएगी ठीक से, तो वहाँ पे कुछ डैमेज हुआ। तो क्या होगा कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहाँ पे सप्लाई करती है? कान में भी सप्लाई करती है, हमने देखा था ओटालजिया के लेक्चर में। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यहाँ भी सप्लाई करती है, तो प्रॉब्लम यहाँ हुई, बट उसकी वजह से पेन कहाँ पे होगा? पेन कान में होगा, पेन ईयर में होगा, तो हुआ ना रिफर्ड ओटालजिया। ठीक है, अब हम वास्कुलर फॉर्म देखते हैं।
तो हमने देखा ना दूसरे नाम में कि इसको कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो कैरोटिड आर्टरी में ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो जो इलोंगेटेड साइरोइड प्रोसेस होगी ना, वो क्या करेगी, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के कांटेक्ट में आएगी, स्कल के बिलो में, ठीक है। उस एरिया में ही प्रेजेंट है साइरोइड प्रोसेस, तो वो जो साइरोइड प्रोसेस है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के कांटेक्ट में आएगी, स्कल के बिलो। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर पेशेंट अपना हेड टर्न करेगा ना, राइट और लेफ्ट दोनों साइड, देखिए हाँ, ये जो इस तरह की साइरोइड प्रोसेस इलोंगेटेड हो गई होगी, इसके नीचे यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी, फिर ये इलोंगेटेड साइरोइड प्रोसेस है हमारी। तो पेशेंट अगर अपना हेड टर्न करेगा ना राइट और लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, ये जो आर्टरी है उसके ऊपर वो जो साइरोइड प्रोसेस है उसकी वजह से कंप्रेशन फोर्स आएगा, आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी, और वो जो ब्लड वेसल्स है, मतलब कि हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके अंदर टीयर हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। वो जो अब ये जो साइरोइड प्रोसेस ही वो ये जो थायराइड प्रोसेस है उसने आर्टरी को कंप्रेस कर दिया। थायराइड प्रोसेस क्या है, बोन है, एक टाइप का बोन ही है ना वो उसने आर्टरी को कंप्रेस कर दिया। जनरली लेंथ इसकी इतनी होती नहीं है, बट लेंथ इंक्रीज हो गई, वही तो हमारा मेन प्रॉब्लम है ना। क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, उसने क्या करा, वो जो हेड टर्न करने पर इसके नीचे जो आर्टरी थी उसको कंप्रेस कर दिया। तो फिर क्या होगा, ब्लड ठीक से जा पाएगा नहीं, जा पाएगा ना उसके अंदर से, तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लड जा नहीं पाएगा। एंड ये जो ब्लड है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वाला, वो मेनली तो फेस एंड हेड एंड नेक एरिया में सप्लाई करेगा ना, तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एंड ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक्स आएंगे। हमें पता है कि अगर किसी जगह पे ब्लड सप्लाई इनफ नहीं है, इनफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्चेमिया हो जाएगा, ठीक है। पैथोलॉजी में आपको पता ही होगा ना, पैथो में कि इनफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो इस्चेमिया हो जाएगा, तो इसकी वजह से इस्चेमिक अटैक्स आएंगे। तो ये ज़्यादा डेंजर हुआ ना, ये जो वेस्कुलर वाला है, ठीक है। इलोंगेटेड थायराइड प्रोसेस है, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के कांटेक्ट में आई स्कल के बिलो में। अगर उस पेशेंट ने अपना हेड टर्न करा राइट और लेफ्ट साइड, तो आर्टरी में कंप्रेशन आया, ब्लड वेसल के अंदर टीयर हो गया, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो गया एंड उसकी वजह से इस्चेमिक अटैक्स हुए, ठीक है। फिर क्या है कि ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को इन्वॉल्व करा अगर, तो क्या होगा कि पार्शियल हेडेक होगा उसको। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, साइन एंड सिम्टम क्लिनिकल फीचर्स में हमने कॉमन देख लिए है, बट ये हम अलग से देखते हैं कि उसको क्या होगा, पार्शियल हेडेक होगा। ऑप्थेल्मिक आर्टरी के अलोंग जो एरिया होगा वहाँ पे उसको पेन होगा। फिर है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्वमेंट। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा कि नेक पेन होगा, एंड ये जो पेन होगा ना वो रेडिएट करेगा कहाँ पे, तो कि ईयर एंड आई के रीजन में रेडिएट करेगा। एंड ये जो रेडिएट होगा ना, पेन रेडिएट ईयर, आई, मैंडिबल, पैलेट, नोज, इन सब रीजन में होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन को हम डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस करने के लिए मेनली तो हम वो जो प्रेजेंटिंग फीचर्स हो गए ना, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो गए ना, उसके ऊपर से ही डायग्नोस करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, वो पेशेंट आके जो हमको बोलेगा तो उसके ऊपर से ही थोड़ा सा एग्जामिनेशन करके डायग्नोस हो जाएगा। डिजिटल पाल्पिटेशन भी कर सकते हैं हम, वो जो इलोंगेटेड थायराइड प्रोसेस होगी ना उसको हम डिजिटली पाल्पेट भी कर सकते हैं। थायराइड प्रोसेस वाले एरिया में अगर हम पाल्पेट करेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि नॉर्मल उसकी लेंथ इतनी नहीं होती है, ये इंक्रीज हुई लेंथ ही है। फिर हम एक्सरे एंड सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। एक्सरे में भी पर्टिकुलर टोन्स व्यू है, ये हम करवाएंगे तो इलोंगेटेड हुई थायराइड प्रोसेस हमें क्लियरली दिखेगी उसमें, ठीक है। प्रेजेंटिंग सिम्टम के बेस्ड पर डिजिटल पाल्पिटेशन, एक्सरे एंड सीटी स्कैन, ये हो गया हमारा डायग्नोसिस।
फिर ट्रीटमेंट में क्या है कि क्लासिकल एंड वेस्कुलर दोनों फॉर्म के लिए हमें सर्जिकली ट्रीटमेंट ही करनी पड़ सकती है। हम ड्रग दे के स्टाइलॉइड प्रोसेस की लेंथ तो कम नहीं करवा सकते ना, तो हमें स्टाइलॉइड प्रोसेस को रिमूव करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, पार्शियल स्टाइलॉइडेक्टोमी करनी पड़ेगी, पार्शियली स्टाइलॉइड प्रोसेस को रिमूव करना पड़ेगा। इसको हम इंट्रा ओरली एंड एक्सटर्नली दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो जो कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व हुई हो ना, अगर एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट है अगर, तो उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। फर्दर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको इस कंडीशन के बारे में समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मेरे इंस्टाग्राम आईडी में या फिर ईमेल में पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई सजेशंस है तो भी वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।